So good morning everyone. Welcome to today's revision session for JEE Mains 2021. डिटर्मिनेंट की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी, फिर ये चैप्टर हम कंक्लूड करने वाले हैं. सो डिटर्मिनेंट में अब एक चीज बची थी हमारी रैंक. एग्जैक्टली वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स. इट इज नॉट ऑफ डिटर्मिनेंट, इट इज ऑफ मैट्रिक्स. तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका दो तरीके से डिफाइन है. इसका सिंबल है रो. इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली, क्या आपको दोनों डेफिनेशन याद है? राइट, रैंक के हमने दो डेफिनेशन देखी थी स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट डेफिनेशन जिसका हमें यूज है ही नहीं, बट चलो एज आप याद रख सकते हो. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स मीन्स मैट्रिक्स इकलन फॉर्म. अब आप पूछोगे सर ये इकलन फॉर्म कौन सा है? यहाँ पे जो आप फॉर्म लाते थे, जो हमने स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखे एंड स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की दो एप्लीकेशन देखी मैट्रिक्स में, वो याद है आपको? राइट, ए एक्स इक्वल टू बी एंड ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू वाई, जिसका मदद से हम ए इनवर्स फाइंड करते थे. तो यहाँ पे आप जिस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे ए को, वो था उसका इकलन फॉर्म. ओके, दिस इज इट्स वन डेफिनेशन, बट वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. नो इश्यू इन दैट. आई थिंक आई कैन डिलीट दिस. यस, राइट. तो एग्जैक्टली ये वाला फॉर्म जिसमें हम लाते थे वन के नीचे दो जीरो, फिर वन के नीचे जीरो, फिर स्टार, दिस इज कॉल्ड इकलन फॉर्म. अगर शॉर्टकट में आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिन रैंक फाइंड करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके चांसेस कम है, तो ये मेथड आपके लिए सबसे इजी रहेगी. इस मेथड से आप फटाफट फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में उसको आप रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस, बट बेटर रो ऑपरेशंस आर प्रिफर्ड, एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करके, after applying elementary operations, you can convert that matrix into its echelon form. This is called echelon form, CD. Are you getting my point? Echelon form is nothing but CD. अब ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जितनी नॉन जीरो रोज बचेंगी वो उसका हो जाएगा रैंक. अगर तीन नॉन जीरो बच रही हैं तो रैंक ऑफ ए 3, दो नॉन जीरो बच रही हैं तो रैंक ऑफ ए 2, एक नॉन जीरो बच रही है तो रैंक ऑफ ए 1. इज दिस क्लियर? नॉन जीरो रो का मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट वो रो में नॉन जीरो होना चाहिए. ओके, क्या ये हमने देखी थी जब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कर रहे थे? ये डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई थी? शायद नहीं. राइट, हम जब चैप्टर कर रहे थे तब ये डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई थी क्या? ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. ये डेफिनेशन, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, हाँ तब नहीं दिखाई थे. राइट, ये एग्जैक्टली ये 12th के लेवल की नहीं है, ये गेट के लेवल की है, ये आपके बीटेक लेवल की है. बट ये आपको काम आ सकती है, मतलब अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो, क्योंकि रैंक पूछने वाले क्वेश्चन है तभी आप ये यूज कर सकते हो. सो यूज ओनली व्हेन यू हैव टू फाइंड रैंक ऑफ ए. हाँ, व्हाई नॉट. एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ, यही एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा है. ये यहाँ पे हमारा ए मैट्रिक्स कौन सा था? आई थिंक शायद ये मैंने डिलीट कर दिया. राइट, इधर 1 2 5 है. 1 2 5. ओके, दिस इज योर वन मैट्रिक्स ए, जहां पे हमने रो ऑपरेशंस अप्लाई करके इसको इसके रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया था. रो इक्विवेलेंट फॉर्म मींस 1 0 0 1 0 स्टार. तो वो हमें मिला था समथिंग ये. एम आई करेक्ट? अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिली थी? फर्स्ट रो भी नॉन जीरो है. हाँ, इसमें कितनी, इसमें ये भी नॉन जीरो है एंड ये भी नॉन जीरो है. यहाँ पे भी आपका नॉन जीरो है. वेट, लेट मी शो यू.
ओके, यहाँ पे डायरेक्ट रैंक की मदद से मैंने फाइंड किया है। ओके, हाँ हाँ, वो मुझे याद है कि इकलन फॉर्म समथिंग मैंने आपको पढ़ाया था वो टाइम पे। जस्ट अ मिनट। चलो, रैंक के बेस पे भी आप अच्छे खासे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो सब आपके गेट लेवल के हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बना के रैंक फाइंड करना दिखाता हूँ। यहाँ पे था 468, फिर था 57, एंड सपोज ये हम ले लेते हैं 9। ओके, फिर यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, सपोज 6 ले लेते हैं, और इधर 10 ले लेते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? ओके, नाउ अब इसका मुझे रैंक फाइंड करना है। माय क्वेश्चन इज आई नीड टू फाइंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो रैंक फाइंड करने के लिए मैं उसे रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमारे पास होना चाहिए स्टार। सर, तो रैंक वाले क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड से ही निकालना होगा? हाँ, एग्जैक्टली ये शॉर्ट मेथड हो जाएगी। रैंक ऑफ ए, ये मेथड जो फाइंड करना है आपको, मतलब जो दूसरी मेथड है, जो डेफिनेशन आपको 12th में दी गई है, दैट इज लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर, वो और बड़ी हो जाएगी। उसमें तो सारे के सारे माइनर्स आपको लेने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, क्या 4 की मदद से मुझे 6 एंड 8 को जीरो करना है? मैं कैसे जीरो कर सकता हूँ? अब वो आपके ऊपर है, आप 4 को 4 रख के कर सकते हो, या आप अगर 4 को 0 करके करना चाहते हो तो 0 करके कर सकते हो। राइट, चलो हाँ, 4 को पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके हम तीसरी रो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो R3 माइनस 2R1 वो हो जाएगा क्विकली। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब भी आप जेई में ये क्वेश्चन कर रहे हो तो जेई में इस क्वेश्चन को आप बड़ा लिख दो, स्पेस आप बढ़ा दो यहाँ पे। सो जैसे आसपास स्पेस बढ़ जाएगी, आप यहीं पे सारा काम कर सकते हो। एम आई करेक्ट? ओके, चलो, तो जैसे R3 माइनस 2R1 करने का मैं सोच रहा हूँ। सर, मैट्रिक्स में ऐसे नहीं कर सकते, वी नीड अनदर मैट्रिक्स ऑन आरएचएस, एग्री। उस वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये रैंक की डेफिनेशन है कि किसी का भी अगर रैंक निकालना हो तो रैंक को पहले उसके कोई भी मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालना हो तो मैट्रिक्स को उसके रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एंड मैट्रिक्स को उसके रो इकोलन फॉर्म में, मतलब मैट्रिक्स में अभी होगा क्या समझना, इसके रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम मैं ये नहीं लिख सकता R3 माइनस 2R1 करते टाइम इसका जो आंसर आएगा वो ए नहीं होगा। दैट वो ए नहीं होगा। ओके, दैट विल बी एनी अदर मैट्रिक्स, वो कोई और मैट्रिक्स होगा, वो कोई और मैट्रिक्स हो जाएगा। बट वो ए का इकलन फॉर्म होगा, तो मैं ए का इकलन फॉर्म लाने के लिए ये अप्लाई कर रहा हूँ। वहां पे हम क्या करते थे, ए एक्स इक्वल टू बी में बीच में इक्वल टू लिखते जाते थे। क्यों? क्योंकि ए में जो रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं बी में वही रो ऑपरेशन अप्लाई हो रही है। एम आई करेक्ट? एक्स में जो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं बी में वही कॉलम ऑपरेशन अप्लाई हो रही है, इसलिए वहां पे इक्वल टू लिख के जाते थे। बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा। ओके, so R3 minus 2R1, 4 to the 8, 8 minus 8, 0, 5 to the 10, 9 minus 5, minus 4.
6 2 ज़ा 12, 10 minus 12 minus 2. ओके, नेक्स्ट चलो अब इसको जीरो करने के लिए पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, या 4 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। बोलो कौन सा अप्रोच फॉलो करना है? -1, बस 6 - 4 तो 2 आएगा। फिर सर वो -4 नहीं -1 होगा ना? मतलब नीचे हाँ -4 लिखा है ना आपने, -1 है ना? हाँ सॉरी, दैट इज -1, माय मिस्टेक। हाँ ओके, तो अब ये 6 को हम जीरो कैसे कर सकते हैं? अच्छा यस, मनोज इज टेलिंग अबाउट एलसीएम, ओके वी कैन अप्लाई दैट, राइट। तो अब यहाँ पे ये उसका कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्म। सो एलसीएम के लिए अगर आपको एलसीएम अप्लाई करना है, सो वी नो दैट 12 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो R2 को हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 2R2 हो जाएगा, राइट। सो 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16। अब R2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 टाइम्स R1। सो 12 - 4 3 ज़ा 12 0, 5 3 ज़ा 15, ये भी हो जाएगा -1। ये आपका क्या हो जाएगा? 6 3 ज़ा 18, 16 - 18 -2। एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? चलो अब हमारे पास नेक्स्ट ये वाला क्लियर, 4 के नीचे 2 जीरो आ गए। अब -1 की मदद से इसके नीचे वाला जीरो करना है। कैसे जीरो कर सकता हूँ? R3 में से बस सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, R3 - R2 कर देता हूँ, राइट। अगर मैं R3 - R2 कर देता हूँ, सो -1 + 1 0, -2 + 2 0। तो अल्टीमेटली मुझे ए का इक्वलन फॉर्म मिल रहा है समथिंग। यहाँ पे पहली रो में बच रहा है 4, नीचे 2 0, 5, उसके बाद -1 फिर 0, फिर यहाँ पे बच रहा है 6 -2 एंड 0। ये क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ओके चलो अब इसका रैंक क्या हो जाएगा? सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी है इन इक्वलन फॉर्म ऑफ ए? नॉन जीरो रोज 2 हैं, हाँ या ना? सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। इसके चांसेस कम है कि आपको रैंक पूछा जाएगा क्वेश्चन में, बट पूछ रहे हैं तो आई थिंक दिस मेथड विल बी द बेस्ट। ओके, डिटर्मिनेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अभी हम डिटर्मिनेंट वाली मेथड देखेंगे। पहले यहाँ तक क्लियर एवरीवन? इसमें किसी को डाउट? इकलन फॉर्म हम ऑलरेडी ला चुके थे, बट बस हम उसे हमने ऐसा याद रखा था, वो सीडीओ वाला फॉर्म है, उसे हमने ऐसा याद नहीं रखा था कि पर्टिकुलर हम इकलन फॉर्म ला रहे हैं, राइट। जाए नेक्स्ट। चलो अब आपके क्लास 12 की डेफिनेशन। लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ ए। Your rank of matrix is nothing but your largest order of non-vanishing minor of A. Largest order of non-vanishing minor of A. Right. चलो इसको करते हैं वन बाय वन। तो ये डेफिनेशन को समझने के लिए हमने एक पूरा चार्ट समझा था, याद है? मुझे बताओ ए मैट्रिक्स के हम कितने ऑर्डर के माइनर निकाल सकते हैं? सपोज ए अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स है, राइट। इसी को अगर मैं ले रहा हूँ सेम एग्जांपल, हमारा एग्जांपल था 4 5 6, राइट। 4 6 4 5 6 6 7 8 8 9 10। 4 5 6 6 7 8 8 9 10। जस्ट अ मिनट।
Yes, Abin. Yes, Abin is asking, sir, in its echelon form, can we use column transformation? नहीं, exactly कर सकते हैं, बट फिर वो उसका कॉलम इकलन फॉर्म हो जाएगा, फिर उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स देखनी पड़ेंगी, ऐसा हो जाएगा, आइदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम। बट एग्जैक्टली ये इकलन फॉर्म का भी अगर मैं पूरा नाम दिखाऊं, जैसे स्क्वायर रूट का पूरा नाम है नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, बट हम उसे सिर्फ स्क्वायर रूट बोलते हैं, इन द सेम वे इकलन फॉर्म का पूरा नाम है रो इकलन फॉर्म। तो इसीलिए उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से यूज की जानी चाहिए। ओके, so elementary row operation and फिर number of non-zero rows in its row echelon form. So good question, Abin. Row echelon form. चलो, अब यहाँ पे एज पर द डेफिनेशन लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वेनिशिंग माइनर, माइनर आपको याद था होगा कि राइट, कोई भी रो या कॉलम को ढक के हमें माइनर मिलता है, तो ए 3/3 के हमें माइनर कितने मिल सकते हैं? पहले तो हमें एक 3/3 माइनर मिलेगा, हाँ या ना? जो 3/3 माइनर होगा एक खुद, फिर 2/2 माइनर हमें मिल सकते हैं ढेर सारे, कितने 2/2 माइनर मिल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक एलिमेंट के लिए 9, फिर 1/1 माइनर्स जो होंगे 9। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। अब लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर, नॉन वैनिशिंग माइनर, वैनिशिंग माइनर मींस माइनर वैनिश हो रहा है, वैनिश हो रहा है मतलब जीरो हो रहा है। तो अगर वो आपका 3/3 मैट्रिक्स है तो पहला आपका स्टेप ये होगा कि आप उसका 3/3 डिटर्मिनेंट देखो। 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आइदर 3/3 डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो रहा है या जीरो नहीं हो रहा है। अगर 3/3 डिटर्मिनेंट उसका जीरो हो रहा है, सो व्हाट विल बी रैंक? रैंक इज लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ ए। अगर 3/3 माइनर उसका जीरो हो रहा है, मतलब लार्जेस्ट ऑर्डर ही 3/3 है, वही वैनिश हो जा रहा है, तो दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी योर रैंक। बट 3/3 अगर आपका जीरो नहीं है, so your rank of A should be 3 because this is your largest order that is possible and it is non-vanishing. Are you getting my point? Largest order and it is non-vanishing. अगर A 3/3 आपका जीरो हो रहा है, हम एग्जांपल से भी समझेंगे, इसी एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम उसके सारे 2/2 चेक करेंगे, उसके बाद अगर वो आपका जीरो है देन वी आर गोइंग टू चेक फॉर A 2/2। A 2/2 में अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो सारे के सारे A 2/2 जीरो होंगे, लेट मी मेक सम स्पेस हियर, ताकि नीचे वाला क्वेश्चन भी है, मैं तो इधर लिख देता हूं मैं, ऑल आर जीरो एंड एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट वन 2/2 माइनर is not equal to zero. At least one 2/2 minor is not equal to zero means 2/2 लार्जेस्ट नॉन वैनिशिंग है, तो यहाँ पे रैंक हो जाना चाहिए 2। ये लार्जेस्ट, इसके बाद वाला वैनिश हो जा रहा है, इसके बाद वाला थर्ड है वो वैनिश हो जा रहा है, बट 2 वाला वैनिश नहीं हो रहा है, तो रैंक हो जाना चाहिए 2। अगर सारे के सारे जीरो हैं फिर हम देखेंगे 1/1, फिर 1/1 में अगर एटलीस्ट कोई एक भी ऐसा है जो 1/1 माइनर, मतलब 1/1 माइनर मतलब सारे एलिमेंट वो जीरो नहीं है, तो रैंक हो जाएगा 1। एंड अगर सारे जीरो हैं देन रैंक हो जाएगा 0। ओके, तो एक एक करके इन सभी के केस देखते हैं। याद आ रही है डेफिनेशन रैंक वाली, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी पहले, फिर ये चार्ट से हमने पूरा समझा था, राइट? कि रैंक की डेफिनेशन आपकी ये है, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वेनिशिंग माइनर। तो लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर, ऐसा आपको लार्जेस्ट ऑर्डर उठाना है जो नॉन वेनिशिंग हो। आज इतने कम स्टूडेंट्स क्यों है, सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स क्यों है? आज तो एग्जाम भी नहीं है। थर्सडे वाली क्लास को बहुत, थर्सडे वाली क्लास के बाद कुछ डाला नहीं, इसलिए एक बार वापस में डाल देता हूँ। फिर मुझे स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा। कौन कौन नहीं है मुझे नाम बताओ फटाफट।
चलो, विष्णु, उदय, दिलीप, सौमिक, सिंचना, इरफान, मनोज, हर्षा, एबिन, अभिषेक। तो गर्ल्स में सिर्फ सिंचना है, राइट? हर्षिता है, राजकिरण, प्लीज टेल मी क्विकली। मैं फटाफट डाल रहा हूँ सारी चीजें ग्रुप में। ओके, सो अभिषेक, एबिन, हर्षा, मनोज, इरफान, सिंचना, सौमिक, उदय, दिलीप एंड विष्णु, इतने ही है। तो मैं गौरी, राधिका, सृष्टि, वर्षा, श्रेया, वर्षा का नाम 2 बार डाल दिया शायद मैंने, हाँ, राजकिरण एंड हर्षिता। एनीवन लेफ्ट? सबका नाम आ गया ना? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, राइट, हाँ, तमोजित, हाँ, कल्पना, कल्पना, कल्पना रह गई जस्ट हमने। कल्पना नहीं है ना? सब कहाँ चले गए अचानक? चलो हम अब रिज्यूम करते हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे आपके डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। हाँ, अच्छा, हाँ, एनएसओ एग्जाम है ना आज। राइट राइट राइट, हाँ, पहले एक बार वो इन्फॉर्म कर देते तो। एनएसओ जूनियर्स तो लिख रहे हैं, 10th वाले आप में से भी लिख रहे हैं क्या? 12th वाले भी लिख सकते हैं क्या? हर्षा, मनोज भी दिए हैं, अच्छा अच्छा। बट टाइमिंग्स फॉर क्लास 12 इज 9 to 10, सो यू रॉट। ओके, सो हाउ वाज योर एनएसओ एग्जाम, कैसी रही? 12th के लिए मतलब 12th का सिलेबस रहता है क्या? 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो एनएसओ में मैथ्स भी आता है क्या? इट इज नेशनल साइंस ओलंपियाड ना? 2 times टफर देन अवंती टेस्ट, बाप रे। मेंस लेवल था। हाँ, आईएमओ में मैथ्स रहता है ना, बट आज तो ओके, मैथ्स फॉर पीसीएम। ओके, मैथ्स भी रहता है, ठीक है, चलो। ऑनलाइन थी ना? कैन यू सेंड मी दैट पेपर, उसमें से मैथ्स वाला मुझे भेज सकते हो? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा? ओके, ठीक है, तो फिर मैं साइट से या उससे एक्सप्लोर कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो इश्यू। चलो अब इधर आ जाते हैं। सर। हाँ, कैमरा ऑन था ड्यूरिंग टेस्ट, गुड। हाँ, यस हर्षा। हाँ सर, कैमरा ऊपर, कैमरा और माइक्रोफोन ऑन ही रखना था। ग्रेट। और फिर ये है कि पेपर नहीं मिलता सर, पैसा लेके खरीदना पड़ता है। अरे बाप रे, कितना पैसा? पता नहीं, वो हमें लास्ट ईयर का भी पेपर नहीं मिलता। तो ये जो बुक्स होते हैं, बुक्स पब्लिशर होते हैं जो आईएमओ एंड इसके लिए सारी अलग अलग बुक्स प्रिपेयर करते हैं, वो लोग खरीद के बनाते हैं? नहीं सर, वो तो जो मतलब जो पेपर बुक रिलीज करते हैं वो एमटीजी रिलीज करते हैं, जो कंडक्ट मतलब एमटीजी का ही सेपरेट आता है। उस बुक में प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है हमें। लेकिन अच्छा, हम ऐसे ही ऑनलाइन किसी वेबसाइट में नहीं मिलेगा। ओके, मतलब और एमटीजी। रिसेंट का तो मिलेगा ही नहीं। ओके, तो एमटीजी वालों का ये जेई मेंस, गुरु एंड ऐसे साइट पे भी नहीं मिलेगा, राइट? नहीं। नहीं मिलेगा सर। खरीदना ही पड़ेगा। तो आप कैसे, कोई प्रिपेयर कर रहा था क्या अलग से? जूनियर क्लास में सर, प्रिपेयर किया था आपने? सर नहीं सर, हम लोग जो पढ़े सर, हम उसी में से कर लेते थे सर। हाँ सर, जब 9th 10th में थे ना तब बुक खरीद के सॉल्व करते थे, तब कुछ हाई लेवल का आता था ऐसा करके। वो अभी तो जेई का ही है ना पूरा। 9th 10th में, मतलब 9th 10th में एमटीजी का बुक खरीदा था आपने? हाँ सर। वो पढ़ी है हाँ क्या? सर, खरीद थे सर। सर इस साल भी सर खरीदे अभी सर, पता पर नहीं कुछ सर नहीं कर है पाए या सर, बस क्वेश्चन पेपर दिया उसमें। अच्छा, ठीक है। मनोज, आपने खरीदी थी इस साल भी?
नहीं सर 11th के लिए करी जाता सर, पर बस क्वेश्चन पेपर है सर उसमें। ओके सिर्फ, 3-4 हाँ क्वेश्चन चलेगा, पेपर है। हाँ हाँ हाँ, वो भी सही है सर ना। जूनियर क्लासेस में ना हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे, अब 11th 12th में इतने सारे चैप्टर है तो चैप्टर वाइज नहीं बना सकते, तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन वो पेपर पढ़ी थे। है क्या, जूनियर क्लास वाले आपके पास पढ़ी है क्या? हाँ सर 9th का है शायद से मेरे पास। ठीक, मुझे जरूरत लगेगी तो मैं बोलूंगा, है ना, उधर पहुंच के, मतलब वापस देख के या वो करके मैं दे दूंगा वापस, बट शायद जूनियर क्लास वालों के लिए। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं वन मोर टाइम। ओके, वापस ए आपका 3x3 मैट्रिक्स है। अब उसके लिए अगर मुझे रैंक फाइंड करना है तो मेरा पहला अप्रोच होगा कि मैं उसका 3x3 डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। अगर 3x3 डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो रैंक हो जाएगा 3। ओके, ओ वो नहीं पता था मुझे। तो 80 रुपीज में सारे पेपर आ जाते हैं, डिलीवरी चार्जेस फ्री। मतलब 80 रुपीज में कि 80 रुपीज की सिर्फ मैगजीन आती है। एमटीजी तो मैगजीन भी रिलीज करती थी ना। सर मैगजीन का नहीं पता, लेकिन जो IMNS का जो सॉल्व करने के लिए बुक खरीदते हैं ना सर, वो 80 रुपीज का है। ओनली 80 है, ओके, तो वो अच्छा रहेगा। एंड फिर डिलीवरी चार्जेस हमें पे करना होगा, राइट? तो एमटीजे की साइट से ही होगा ना वो, या फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी मिल जाता है? फ्लिपकार्ट अमेजन से मिल जाएगा सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके, सो आई विल डू दैट। ओके ना, अब अगर 3x3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो उसके बाद मुझे उसके 2x2 सारे चेक करने हैं। उसमें से अगर कोई भी एक 2x2 नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक हो जाएगा 2x2। सारे 2x2 0 है तो मुझे 1x1 चेक करने हैं। सारे 1x1 0 है तो रैंक हो जाएगा 0, कोई भी एक 0 नहीं है तो हो जाएगा 1। चलो इसके लिए चेक करते हैं 3x3 डिटर्मिनेंट इसका, बताओ क्विकली। 3x3 डिटर्मिनेंट, यूज सारस रूल। अगर इसी का रैंक फाइंड करना है, ऑलरेडी हमने वो मेथड से फाइंड किया इक्वलन फॉर्म से, अगर इस मेथड से हमें फाइंड करना हो तो चलो पहले इसका 3x3 डिटर्मिनेंट फाइंड करो। आ गया 0 सबका, श्योर? राइट, so determinant A equal to, this is 280, ये 80 है ना, जस्ट अ मिनट, हाँ 64 फाइजा, यस। ओके, इन शॉर्ट आप करोगे आपको डिटर्मिनेंट यहाँ पे मिल जाएगा 0, राइट? प्लस प्लस माइनस 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 ना। अब 3x3 डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा है, अब आपको चेक करना है 2x2। एटलीस्ट एक 2x2 ऐसा होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, राइट? या कोई भी, सपोज पहला 2x2 ही मैं पकड़ रहा हूँ, ये वाला। सो 7 4 28 माइनस 6 5 30, व्हाट इज इट? -2। तो पहला वाला ही मुझे नॉट इक्वल टू 0 मिल गया। सो एक नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, मतलब रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। सपोज अब आपको कोई एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूँ, सारे एलिमेंट 0 है, सिर्फ एक एलिमेंट 1 है, राइट? या फिर हाँ सिर्फ एक एलिमेंट 1 है, तो इसका रैंक कितना आएगा एवरीवन? 3 कैसे आएगा? 3x3 डिटर्मिनेंट तो 0, यस, रैंक ऑफ ए विल बी 1। सारे एलिमेंट 0 हैं, व्हाट विल बी इट्स रैंक? 0। ओके, अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो 3x3 डिटर्मिनेंट भी 0, 2x2 सारे माइनर भी 0, 1x1 सारे माइनर भी 0। So this is our example of rank of A equal to 2। अब rank of A equal to 3 वाला एग्जाम्पल मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी डिटर्मिनेंट, राइट, 1, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो। सो दिस इज सम, यस, 1/1 मीन्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। सर रैंकिंग 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना? नहीं, रैंकिंग 3 से स्टार्ट हो रहा है एज पर इस डेफिनेशन, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर। ऐसा नहीं रैंक का मतलब रैंक 1 2 3, ऐसा नहीं है। अरे इस तरीके से, अगर ए आपका 3x3 मैट्रिक्स है
तो वहां पे आपका रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर 3/3 डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक ऑफ ए 3, अगर वो जीरो है तो सारे 2/2 चेक करेंगे, एटलीस्ट एक 2/2 नॉट जीरो है तो रैंक 2, सारे के सारे जीरो हैं, एटलीस्ट 1/1 नॉट जीरो, देन रैंक 1, अगर सारे के सारे जीरो हैं तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर एवरीवन? रैंक वाली डेफिनेशन अच्छे से क्लियर? चलो, तो यहां से अगर मैं एक नोट लिखूं, समझना, अब सर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, हाँ अब वो सारी प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं, बट वो प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या हो गया? अगर रैंक ऑफ ए आर है, जैसे यहाँ पे रैंक ऑफ ए 1 है, तो उसका 1/1 माइनर 0 नहीं है, उसके ऊपर वाले सारे 0। रैंक ऑफ ए 2 है तो 2/2 माइनर एक 0 नहीं है, उसके ऊपर वाले सारे 0। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? अगर रैंक ऑफ ए 0 है तो 0 के ऊपर वाले मतलब सारे के सारे माइनर 0। सो इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर, देन every minor in A of order greater than R is 0। उसके ऊपर वाले सारे माइनर आपके हो जाएंगे 0। ऐसे क्वेश्चंस आपको काम आ सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। चलो अब आपके रैंक एंड एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, वो दोनों प्रॉपर्टीज हमारी बाकी हैं। रैंक, एडजॉइंट, ट्रांसफर, ट्रांसवर्स, इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज अब हमें देखनी है। रैंक, एडजॉइंट, ए इनवर्स, हाँ यस, एंड स्पेशल मैट्रिसेस, यस मनोज। उसके बाद आपके देख लेते हैं स्पेशल मैट्रिसेस। चलो रैंक की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्विकली। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, हाँ या ना? क्योंकि मुझे बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर सेम और नॉट? क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है? यस, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्योंकि रैंक की डेफिनेशन में आपके पास है डिटर्मिनेंट, तो अगर डिटर्मिनेंट सेम होता है तो वो सेम होता है। सेकंड, रैंक ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ये जनरली आपको नहीं आएगा, ये गेट लेवल का है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ओके, इक्वल टू भी था, इक्वल टू था, या लेस देन इक्वल टू था? मोस्ट ऑफ लेस देन और इक्वल टू था। ये मैंने लिखाया था आपको गेट वाला, यू कैन टेल मी यस इफ यू रिमेंबर इट। नहीं, वेट, क्योंकि यहाँ पे गेट वालों को भी वो चीज बोर्ड पे कराई थी मैंने, रैंक वाले सारे रूल्स। हाँ ये रहा, ये रहा। रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। LA मीन्स लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा में पूरा ये रैंक एंड डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। अब इसके ऊपर आएंगे, बट पहले रैंक ऑफ एडजॉइंट ए हमें देखना है। चलो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए,
इसके लिए हमने कुछ याद रखी थी फॉर्मूला, बोलो क्विकली, डू यू रिमेम्बर दैट? नहीं, मैंने कुछ तो साथ में दिया था आपको, रैंक ऑफ एडजॉइंट है, नहीं तो वेट, नहीं तो फिर वो मुझे उधर विद्यानगर पहुंच के गेट के नोट से देख के आपको दिखाना पड़ेगा। ये तो है, इसके अलावा था एक जो बहुत ही कॉमन है। हाँ आई एग्री, रैंक का इतना नहीं किया था, बट नहीं तो फिर एडजॉइंट के सारे फॉर्मूला देखे थे, कुछ तो देखा था। हाँ एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने सारी देखी थी वो आप मुझे याद दिलाओ। एडजॉइंट की हमने कौन कौन सी देखी थी प्रॉपर्टीज? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट देखा था, राइट? एज पर आई रिमेम्बर, अभी याद आ रहा है मुझे। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक इतना रखते हैं, इधर मैं और भी दूंगा, राइट, बट अभी पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पे आ जाते हैं। हमें पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट उधर चला जाएगा, A इनवर्स को अगर I इंटू A इनवर्स लिख रहा हूँ इधर आएगा तो A हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट A इंटू I इज इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट A। एम आई करेक्ट? A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। अब यहाँ पे जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्यूमुलेटिव नहीं है, बट यहाँ पे वो होगा पर्टिकुलर ये वाले केस में एडजॉइंट A इंटू A, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं A इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे A लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या A राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर। एंड सिंस डिटर्मिनेंट स्केलर है वो आगे पीछे मूव कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So determinant A into I, this will be our first property. It is A into adjoint A into adjoint A into A. फिर adjoint of A transpose is equal to transpose of adjoint A. Adjoint of A transpose is equal to transpose of adjoint A. A transpose का जब आप adjoint निकाल रहे हो तो adjoint A का transpose, right? Yes. क्योंकि एडजॉइंट के अंदर ही आपका ट्रांसपोज है, क्योंकि एडजॉइंट की फॉर्मूला क्या थी, आप उसके को फैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर रहे हो या ट्रांसपोज करके को फैक्टर निकाल रहे हो। ओके, थर्ड, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये याद है? A into B whole transpose is equal to B transpose A transpose. ओके, ठीक है। अब मैंने जो आपको दिखाया था वो बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए की फॉर्मूला दिखाई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए? मॉड्यूल में तो इतना दिया है जो मैंने आपको बोला था, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन, एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं, उसका फिर डिटर्मिनेंट का भी हमने देखा था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस वन समथिंग, इतना कुछ मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, नहीं तो फिर यहाँ से डिराइव करना पड़ेगा। हाँ, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए। क्योंकि ये आपको जेई में दिखेंगे, ये क्वेश्चन आ गए हैं जेई प्रीवियस ईयर में। फिर यहाँ पे मैंने ये भी लिखा था शायद, एडजॉइंट ऑफ ए। एम आई करेक्ट?
जो हमने लिखा था डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-2 इंटू n-1 -1 इंटू a समथिंग, शायद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उसके लिए मुझे वो चाहिए गेट नोट्स। ओके, सो दिस आई विल वेरीफाई वंस आफ्टर रीचिंग विद्यानगर, जस्ट आप याद दिलाना। हाँ, सर सर ये फोर्थ वाला एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर होगा ना सर? अब वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा सर, करेक्ट, बट जस्ट +1 इंस्टेड ऑफ -1। अच्छा, यहाँ पे +1। हाँ, आप क्या बोल रहे हो मनोज कि n-2 का स्क्वायर आएगा, राइट? n-1 का स्क्वायर? n-1 का स्क्वायर नहीं, देखना पड़ेगा, n-1 का स्क्वायर नहीं आएगा। सर आप वो मॉड में आएगा सर, मतलब डिटरमिनेंट में आएगा। डिटर्मिनेंट में आएगा, डिटर्मिनेंट में आएगा। अब डिटर्मिनेंट पे जाते हैं। चलो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट वो क्या था? वो डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1 था। Am I correct? अब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट तो वो आसान था, वो हो रहा था आपका डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1 स्क्वायर। Am I correct? जितने एडजॉइंट उतना n-1 की पावर, एक एडजॉइंट है तो एक पावर, दो है तो n-1 स्क्वायर। 3 का देखा था क्या वहां पे? 3 वालों का डिटर्मिनेंट देखा था? अच्छा, उसमें n-1 क्यूब, चलो तो आई थिंक ये प्रॉपर्टीज थी, राइट? हाँ, इन फोर्थ प्रॉपर्टी इट इज ए इनवर्स। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ए इनवर्स था ना, इधर ए इनवर्स। ओके, तो ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया आपका फिफ्थ। अच्छा, ये भी देखा था क्या? ये याद नहीं है मुझे। adjoint of K, so Harsha is remaining one more. Adjoint of Ka equal to K to the power n-1 adjoint of A. एंड यहाँ से हमने एक चीज और देखी थी, यहाँ से मुझे वो याद आ रहा है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स वाला, कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका के ए है, उसका आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो, राइट? तो उसमें के की पावर n बाहर आ जाएगी, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, क्योंकि हर एक रो से वो बाहर आता है, राइट? हर एक रो या हर एक कॉलम, तो आपका प्रोवाइडेड है कि मैट्रिक्स है आपका n/n, तो हर एक रो से अगर आप k को कॉमन ले रहे हो या हर एक कॉलम से आप k को कॉमन ले रहे हो, तो k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ए। यहां तक क्लियर एवरीवन? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, राइट? ये तो आसान है, ये तो आप याद रख लो, राइट? ये वाला एक बार आ गया है JPSR में, तो ये आसान है, ये रेयरली आ सकता है, बट यू वांट यू कैन रिमेम्बर, या फिर उसके लिए आप मेथड याद रख सकते हैं। चलो, ए इनवर्स होल इनवर्स आपका हो जाएगा ए। सेकंड,
अगर आप ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो क्या मिलेगा? क्या वो आपको ए इनवर्स का ट्रांसपोज मिलेगा? क्योंकि समझो इनवर्स की फॉर्मूला क्या आपके पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ या ना? चलो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। 1 upon determinant of A transpose and 1 upon determinant of A both are same. So can I say it is nothing but your A inverse whole transpose? Hi Anna, everyone. So this is nothing but your A inverse whole transpose. तो मॉड्यूल में गलत दिया है, वहां से भी आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर A into B whole inverse is equal to B inverse A inverse, because A into B whole transpose is equal to B transpose A transpose. यहां तक क्लियर एवरीवन? जाए नेक्स्ट। अब आपके स्पेशल मैट्रिसेस, राइट? स्पेशल मैट्रिसेस में क्या था, तो हम कुछ चीजें नहीं देख पाए उधर ट्रांसपोज वाले टाइम पे। अगर A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, हाँ एक मिनट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू आई समथिंग एंड ए इज नॉट इक्वल टू आई, यही था ना मनोज? वो अलग है, हाँ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ओके, एंड ए इज नॉट इक्वल टू आई, कि ए आई हो सकता है वहां पे। सर वो वाला कंडीशन नहीं पता सर, ठीक ये है, आई हो सकता है कि एंड कोई एक मैट्रिक्स ये भी था समथिंग ए टू द पावर के एंड ए टू द पावर के प्लस वन समथिंग, वो ठीक है, वो इसी सर में वो पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक में नहीं, ठीक है वो देखना पड़ेगा। आइडेम्पोटेंट की ऐसा ही कुछ नाम था, अगेन वो वाला फिर गेट वाला है, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सर में, नील पोटेंट सर, हाँ नील पोटेंट में क्या था कि ए टू द पावर के 0 होगा लेकिन ए टू द पावर के माइनस 1 0 नहीं होगा। ओके, नील पोटेंट मैट्रिक्स ए टू द पावर के, और ए टू द पावर के 0 मतलब ओ मैट्रिक्स, राइट? हाँ हाँ ओ मैट्रिक्स। ए टू द पावर के इक्वल टू ओ and a to the power k minus 1 is not equal to, okay, ये हो गया nilpotent, ये हो गया idempotent। if a to the power k plus 1 equal to a then periodic matrix। अच्छा ये नहीं पता था मुझे, k is period, श्योर ये periodic में पहली बार पढ़ रहा हूँ। मनोज आपने देखा है? k is period, चलो a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ऐसे a को क्या बोला जाता है? एक था आपका सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक ऑर्थोगोनल और एक दूसरा नाम इसमें भी है, जस्ट अ मिनट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने ए टू द पावर थीटा देखी थी, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, ओके। हाँ इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई देन इनवॉल्यूटरी वेट, if a square is equal to I then involutory matrix। चलो नेक्स्ट, अब ऑर्थोगोनल आ गया। अब हमें और क्या डिस्कस करना था, एक a टू द पावर थीटा हमने देखा था, a बार ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज बार, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, ये एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। एंड अगर a इंटू ए टू द पावर थीटा इक्वल टू आई हो रहा है तो a को बोला जाता है यूनिटरी मैट्रिक्स समथिंग, ओके वो एक बार मुझे नाम चेक करना पड़ेगा, हाँ यूनिटरी मैट्रिक्स, ओके। चलो और कोई छूट रहे हैं स्पेशल में? हाँ ऑर्थोगोनल में a इंटू ए ट्रांसपोज आई एंड वहां पे a इंटू ए थीटा आई,
एंड अगर यहाँ पे ए थीटा इक्वल टू ए हो रहा है, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए हो रहा है, या जैसे वहां पे हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता था तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे, हाँ या ना? एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता था तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे। ये होता है आपका हर्मिशन मैट्रिक्स। इसे बोला जाता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ओके और कोई छूट रहे हैं? आई थिंक सारे हमने स्पेशल मैट्रिक्स कवर कर लिए। अभी जंप करें एलन हैंडबुक पे। जस्ट अ मिनट। यूनिटरी मैट्रिक्स में ए थीटा बी इक्वल होगा। वेट लेट मी चेक। अब यूनिटरी मैट्रिक्स में ए इंटू ए थीटा बी इक्वल नहीं, ए इंटू ए थीटा शुड बी आई, मतलब बोल रहे हो ए एंड ए थीटा इक्वल होना चाहिए यूनिटरी में, राइट? नहीं, अच्छा आई एम नॉट गेटिंग क्वेश्चन। सर यहाँ पे आपने ए इंटू ए थीटा लिखा है ना, हाँ 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 तो ए थीटा इंटू ए आई होगा। हाँ, मतलब अच्छा ए इंटू ए थीटा एंड ए थीटा इंटू ए बोथ आर सेम, यस। Yes, I think now you can see the screen, Allen handbook, right? चलो, matrices and determinant. मैट्रिसेस अलग दिया है, डिटर्मिनेंट अलग दिया है, 37 एंड 42। फटाफट देख लेते हैं। Now determinant minus the minus of a given element of determinant is the determinant of the element which remains after deleting the row and column in which the given element stands. Hence a determinant of order 3 will have 9 minors, right? अब वो 2 by 2 के फॉर्म में उन्होंने दिया है। फिर कोफैक्टर्स माइनस 1 टू द पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई करके, फिर ये चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट? कि हर एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट के पर्टिकुलर रो वाइज ले रहे हो या कॉलम वाइज ले रहे हो, उसी एलिमेंट के अगर आप कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर सम कर रहे हो तो डिटरमिनेंट मिलेगा, बट दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा 0। The value of a determinant remains unaltered if rows and columns are interchanged, ये हम देख चुके हैं, राइट? फिर दो रो इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा, फिर किसी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो सेम रहेगा, एंड अगर दो रोज आइडेंटिकल हैं या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, फिर ये प्लस वाला रूल भी हम देख चुके हैं। हाँ, फिर ये वही हो गया कि एक रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो में अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर रहे हो तो if the elements of determinant are rational function of x and two rows become identical when x equal to a, then x minus a is factor of delta. Okay. हाँ, ये एक आपका आई कैन से फैक्टर थ्योरम को कंबाइन किया गया है कि आपका डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स सारे रेशनल फंक्शंस हैं, वो आपको देख के पता चल रहा है, राइट? सपोज x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी, ऐसा सारा फॉर्म आपको दिया गया है। एंड कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स आपके सेम बन रहे हैं जब आप x इक्वल टू ए रख रहे हो। इन शॉर्ट, अगर आप x इक्वल टू ए रख रहे हो तो p ऑफ ए हो रहा है 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? जो हम आपके फैक्टर थ्योरम में ऑलरेडी जानते हैं,
P of A is becoming 0. That means P of X is nothing but your determinant here, या मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट. तो P of X को मैं क्या लिख सकता हूँ, X माइनस A डेफिनेटली उसका एक फैक्टर होगा, X माइनस A कॉमन करके वहां. एंड इन्होंने X माइनस A टू द पावर R माइनस 1 लिखा है. R क्या है वो फिलहाल उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो R शायद नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, तो बाद में देखा जाएगा, बट फिलहाल यस हम ये कर सकते हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? तो ये जस्ट आपका उस तरीके से दिया है. If the elements of a determinant delta are rational function of x and two rows or columns become identical when x equal to a, then x minus a is factor of delta. Again, if r rows become identical, okay, हाँ यहाँ पे दिया गया है r, sorry, तो x minus a उसका फैक्टर है, तो यहाँ पे x minus a में कॉमन निकाल सकता हूँ. And if r rows become identical when a is substituted for x, then x minus a to the power r minus 1 is factor of delta. अगर तीन रो आइडेंटिकल बन रही, जनरली हम 3/3 से ज्यादा बढ़ेंगे ही नहीं. बहुत ही कम केसेस जहाँ पे आपको 3/3 से ज्यादा दिया जाएगा, एक आध दो केस ऐसे पॉसिबल है. ओके, नेक्स्ट. इफ डी ऑफ एक्स इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, वेयर एफ जी एच आर 3 डिफरेंशियल फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है हम देख चुके हैं. एक रो का करो, बाकी दो कांस्टेंट, दूसरी रो का फर्स्ट थर्ड, थर्ड का करो फर्स्ट सेकंड कांस्टेंट. Multiplication of two determinants, we have seen row into column, and here if we multiplied, just a minute, यहाँ पे कुछ चीजें वो specify कर रहे हैं, जैसे here if we have multiplied, oh sorry for this, just a minute, let me remove this portion. So here we have multiplied row by column. We can also multiply row by row, column by row, and column by column. Wait, how they are telling this? Row by row ही होना, row by column ही होना चाहिए. Row by row. Okay, I am having doubt in their saying on this A part, क्योंकि यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया है. वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई रो बाई रो, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई कॉलम. तो वो किस सेंस में बोल रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग इट, बिकॉज डेफिनेटली हमें रो बाई कॉलम ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट एलिमेंट मिलेगा. अगर मैं रो बाई रो करूंगा तो ये a1 l1 प्लस b1 m1 हो जाएगा, a1 l1 प्लस b1 m1, इफ आई एम गोइंग रो बाई रो. एंड a1 l1 प्लस b1 m1 यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर. Am I right? Are you getting my point? तो ये वो किस सेंस में बोल रहे हैं, तो इसे अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे. If d dash is the determinant formed by replacing the elements of determinant d of order n by their corresponding cofactors, हाँ, then d dash is equal to d to the power n minus 1. तो ये सेम वही कंसेप्ट हो गया. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ऑफ n minus 1. हाँ या ना? एग्जैक्टली एडजॉइंट ए क्या है? It is your cofactor of A whole to the power transpose, right? And आपको पता है determinant of A transpose and determinant of A are same. So determinant of cofactor A whole transpose is equal to determinant of cofactor of A, which is equal to determinant A to the power n minus 1. Clear? यहाँ तक clear हुआ everyone? Special determinants. Elements of determinant are such that aij equal to abi, तो ये exactly आपका वो हो जाएगा symmetric, right? A equal to A transpose. Skew symmetric, already we have seen. Other important determinants, हाँ, अब ये कुछ आपको डायरेक्ट दिया गया है, जैसे ये 4 डिटर्मिनेंट आपको दिए गए हैं, चलो देखते हैं उन्हें. So 1 1 1 ABC BC AC AB, तो ऐसे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस देख के गए थे, हाँ या ना, इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क में लेवल 1 लेवल 2 में, कि ए बी सी से मल्टीप्लाई करके फिर हम उन्हें कॉमन निकाल रहे थे. सो ये और 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आपके सेम रहेंगे, A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस C. इसको याद रखने से अच्छा ये है कि आप इसकी प्रोसीजर को एक बार देख लो, तो ये छोटे छोटे प्रोसीजर हमें डायरेक्टली बड़े क्वेश्चन के लिए आसानी हो जाएगी. 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब, तो A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस C, A प्लस B प्लस C. फिर यहाँ पे ABC की जगह अगर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, तो ये हो रहा है आपका AB प्लस BC प्लस AC. ये स्टैंडर्ड चीजें आपके
क्वेश्चंस को छोटा कर सकती हैं, बट अगर आप याद रख सकते हो तो, एंड बेटर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि उसके आप मेथड देख लो। जैसे यहाँ a⁴ b⁴ c⁴ हो जाएगा a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हम देख चुके हैं, a1x + b1y + c1। अब यहाँ पे बस वो दो वेरिएबल वाला देख रहे हैं। तो ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि अगर सारे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इंटरसेक्टिंग है, सारा सेम है, तो कोइंसिडेंट लाइंस है, एंड दिस इज योर पैरेलल लाइंस। एंड उसी को इन्होंने कन्वर्ट किया Δ1 Δ2 डेल्टा में, राइट। तो इन्होंने जिस फॉर्म में लिखा है हम उस फॉर्म में याद नहीं रखेंगे, हमने इस फॉर्म में याद रखा है। हम कांस्टेंट को उस तरफ लेके जा रहे हैं, हाँ या ना एवरीवन? सी उन्होंने कैसे किया है, यहाँ पे डेल्टा तो आपका सेम आएगा दोनों केस में, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2। फिर Δ1 हमने कैसे याद रखा था कि कांस्टेंट्स को हम रख देंगे इन प्लेस ऑफ x वेरिएबल, a1 a2 की जगह हम ये कांस्टेंट्स को रख देंगे c1 c2, तो Δ1 हमारा ये नहीं आएगा। Δ1 हमारे केस में आएगा, तो हमारे केस में वो एक्जेक्टली -c1 -c2 हो जाएगा। पता चल रहा है? ये जो उन्होंने मेथड की वो 10th की मेथड है। ओके, सो -c1 -c2 b1 b2। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सर +c1 आएगा ना सर? समझो ना, हमारे में हमने क्या बोला था क्रैमर्स रूल के लिए, जो हमारे कांस्टेंट है वो राइट साइड पे करने हैं, इक्वल टू के राइट साइड पे होने चाहिए। अब इनका जो Δ1 है वो देखो, उसमें b1 b2 पहली कॉलम है, c1 c2 सेकंड कॉलम है। हमारे में -c1 c2 आएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम आएगा b1 b2। हमने कैसे याद रखा था कि डेल्टा आपका जो है a1 a2 b1 b2, उसमें डेल्टा के ये इसको रिप्लेस करेंगे x वालों से रिप्लेस करेंगे आपके कांस्टेंट्स को। याद आ रहा है? इक्वल टू के उस साइड होना चाहिए। अब ये जो हमारा Δ1 बन रहा है, इनका Δ1 बन रहा है, वो दोनों सेम है। ओके, हाँ वो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि रो इंटरचेंज करो, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, राइट। बट मेथड फिर आपको इस मेथड से याद रखना पड़ जाएगा, जो डिफिकल्ट हो जाएगा याद रखने के लिए। सो Δ2 के लिए अब y को रिप्लेस कर दो, तो जब मैं y को रिप्लेस करूंगा ये मुझे मिलेगा a1 a2 -c1 -c2, राइट। तो उसी तरीके से मतलब ये बस आपको 2/2 का, राइट। तो हम जब नॉर्मल क्लास कर रहे थे तब इसमें ऑलरेडी हम पहले कंफ्यूज हुए थे, फिर हमने ये सॉल्यूशन निकाला था। तो यहाँ पे अब ये आपका आसान हो जाएगा। तो जब भी इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड पे ले जाओ सब जो भी आपके कांस्टेंट है, फिर आप आगे बढ़ो। ओके, ये तो हमें पता ही है। चलो ये भी हम देख चुके हैं कि डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कंसिस्टेंट है, वो मिलेगा। डेल्टा इक्वल टू 0 है तो इन तीनों को आपको देखना है, अगर सारे के सारे 0 हैं। अच्छा, अब इन्होंने आगे का भी दिया है, समझो। यहाँ पे हमने ये देखा था कि एटलीस्ट कोई भी एक 0 नहीं है तो वो आपको इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगी, मींस नो सॉल्यूशन। अब अगर सारे के सारे 0 हैं तो हमें पता है ये कंसिस्टेंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे हम अटक गए थे, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ आगे बताया कि z इक्वल टू टी कर दो, सॉल्व एनी टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ t। ओके, इन शॉर्ट आप x एंड y की वैल्यू z के टर्म में ला रहे हो, z को t लेके। नाउ if these values of x, y and z are in terms of t satisfying third equation, consistent system has infinite solution. The values of x, y, z doesn't satisfy third equation, inconsistent system. Okay, तो इन्होंने ये एक थर्ड कंडीशन एक्स्ट्रा दी है। ये देखना पड़ेगा, जो डेफिनेटली आसान है। आप z को पहले t ले सकते हैं and then solve any two equations to get x and y in terms of t। जब x and y आपको t के टर्म में मिल जाएंगे उसके बाद आप z फाइंड कर सकते हैं। एंड फिर x and y t में जो भी आए आपका वो z में रखना है। अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करें इट इज कंसिस्टेंट, बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे इट इज इनकंसिस्टेंट। बट उसी को रख के आप लाए हो तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो इसका एग्जांपल कुछ मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द केस में आपको यही मिलेगा, इनफाइनाइट। ओके,
नाउ ट्राइवियल सॉल्यूशन, तो ट्राइवियल सॉल्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर वो आपके होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ ऑल वेरिएबल एज्यूम 0 देन सच अ सॉल्यूशन इज ट्राइवियल सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका होमोजेनियस सिस्टम हो जाता है, वो हमने ऑलरेडी देखा है, d1 d2 0। हाँ, if the system of homogeneous linear pile possesses non-zero solution then determinant equal to 0, ये भी हम देख चुके हैं, determinant is not equal to 0 then trivial solution। अब यहाँ पे आपका मैट्रिसेस शुरू हो रहा है, तो डिटरमिनेंट का खत्म नहीं, तो आज का क्लास पूरा इसी में गया, हमें लगा कि खत्म हो के हम वो कर देंगे, बट चलो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, चैप्टर भी बड़े हैं। चलो मैट्रिसेस पे आ जाते हैं। तो मैट्रिसेस की नॉर्मल डेफिनेशन आपको याद ही है, m by n एलिमेंट्स, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, नल वेक्टर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा, ये एक नया है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब n इज ग्रेटर देन m, वर्टिकल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब m इज ग्रेटर देन n, लाइक दैट। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल टू n, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ai jn aj को नाम दिया है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। ओके, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप सब देख चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी डेफिनेशन इसी फॉर्म में हम देख गए हैं। फिर डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी हम देख चुके हैं, राइट, ये सारी चीजें देख चुके हैं। फिर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n n-1/2। ओके, हाँ, तो जो यही एक कंडीशन हमने लिखी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हमने देखे थे, राइट, वहां पे n इंटू n प्लस 1/2 समथिंग हमने लिखा था। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हमें दिए गए हैं, सो डेफिनेटली दैट विल बी n इंटू n माइनस 1/2। ये वाले तो आपको छोड़ देने, इधर आपको 3 मिलेंगे, सो n n माइनस 1/2। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो डायगोनल मैट्रिक्स में n वाले छोड़ के बाकी सारे मिलेंगे 0। ओके, सो हाँ, पर वो भी तो आपके 0 हो सकते हैं ना, बट मिनिमम ही चाहिए ना, मिनिमम इतने तो चाहिए। सो इट इज नथिंग बट n स्क्वायर माइनस n, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स है माइनस n डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। सो दिस इज योर n स्क्वायर माइनस n एंड n स्क्वायर माइनस n/2। हमने इसका उल्टा देखा था, हमने नॉन जीरो एलिमेंट्स वाला देखा था, यहाँ पे 0 वाला दिया है, तो सारी फॉर्मूला को आप कंबाइन करके याद रख सकते हो। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी नो, algebra of matrices already we have done, commutative and all these things, multiplication by scalar we know, multiplication of matrices row by column। ओके, तो वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट था शायद, जस्ट अ मिनट, जब हम कंफ्यूज हो रहे थे, कहाँ गया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 2 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया है, तो डिटर्मिनेंट में वो ऐसा बोल रहा है कि हम रो बाई कॉलम और ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट जनरली हम उन्हें मैट्रिक्स कंसीडर करके ही फिर मल्टीप्लाई करके फिर अप्लाई करते हैं, राइट, जिसके लिए हमने वो रूल देखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, रो बाय कॉलम। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब ये आपका गेट लेवल का हो जाएगा बी। हाँ, यस हर्षा। सर वो जो डिटर्मिनेंट हमें मल्टीप्लाई करके आया ना सर, बीच में प्लस है, तो हम उसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, फिर एक का हम ट्रांसपोज ले सकते हैं, फिर वापस ऐड कर सकते हैं, तो फिर रो बाय रो का शायद रिजल्ट आ जाएगा। तभी आएगा। हाँ, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है, एग्जैक्टली आपके गेट का कंसेप्ट है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन पॉलिनोमियल डिटर्मिनेंट a माइनस xi is called as characteristic polynomial of a, and equation determinant a minus xi is called characteristic equation of a। वही है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाता है, एंड इसको इक्वल टू 0 कर रहे हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाता है, जो x में आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा।
and Cayley-Hamilton theorem is every square matrix is satisfy its characteristic equation. मतलब यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो इधर आपको x में एक पॉलिनोमियल मिलेगी. अगर आपका डिटर्मिनेंट 3/3 है या मैट्रिक्स 3/3 है तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगी. फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी अगर a 2/2 है तो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. फिर उसमें x की जगह आप a को रख सकते हो, राइट, एंड 1 की जगह आप रख सकते हो i. तो ये हो गया कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. बट ये बीटेक लेवल का है तो अगर आप इसे इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी तब आप याद रख सकते हो. ओके, बाकी तो ये आई थिंक अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए होंगे, राइट. ये फिर हाई लेवल हो जाएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ये हम देख चुके हैं. ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू माइनस बी ए. हाँ यस हर्षा, हाँ मतलब नहीं है उसके लिए आपने बोला, राइट. ओके, जनरली आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्यूमुलेटिव नहीं है, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. बट वो बोल रहे हैं कि अगर a b ऐसे मिल रहे हैं कि जिनके लिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है तो उनको उन्होंने कम्यूट नाम दिया है. एंड a इंटू बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए हो रहा है तो उसको एंटी कम्यूट नाम दिया है, अगर आपको a और b ऐसे मिल रहे हैं तो. ओके, बाकी a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि a इंटू बी इक्वल टू बी हो रहा हो तो उसे कम्यूट नाम दिया गया है, लाइक दैट. एसोसिएटिव तो हमें पता ही है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी वी नो. नाउ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये नॉर्मल पावर के रूल्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वी हैव सीन. हाँ, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर 1 और -1. हाँ, ये एक आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट है वो 1 और -1 होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिटर्मिनेंट अप्लाई करूँ सो डिटर्मिनेंट a इंटू बी, सो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i इक्वल टू 1. ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम होते हैं. डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इक्वल टू 1, सो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू प्लस और -1. तो ये असर्शन रीजन में आपके आ सकते हैं. असर्शन एंड रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज 1 और -1, सो इट इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, उसका इन्वर्स पॉसिबल है. इज दिस क्लियर? एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए उसका इनवर्स उसका ट्रांसपोज ही हो जाता है, because we know that a into a transpose is equal to I. इनवर्स के लिए a into a inverse is equal to I, so we can say that a inverse is equal to a transpose. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? तो ऑर्थोगोनल बस हम इतना जानते थे a into a transpose is equal to I. यहाँ पे हमने दो चीजें और देखी, a इनवर्स a ट्रांसपोज हो जाएगा ऑर्थोगोनल के लिए एंड उसका डिटर्मिनेंट होगा प्लस और -1. ओके, नाउ फिर ये भी अब अभी हम सारे देख ही चुके हैं. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स a स्क्वायर इक्वल टू a. हाँ, एंड फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स द फॉलोइंग, नॉट द फॉलोइंग, a टू द पावर n इक्वल टू a फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मतलब 2 या उससे बाद वाले में जितनी पावर लूंगा सबके लिए मुझे आंसर यही मिलेगा. डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 0 और 1. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा. If idempotent matrix is invertible, then its inverse will be identity matrix, that is I. Okay, ये अब नया है. So determinant value of idempotent matrix is 0 और 1. तो ये मेरे लिए भी नया है. सेकंड एंड थर्ड पॉइंट अगर आप याद रखना चाहो तो कर सकते हैं. पीरियोडिक मैट्रिक्स जो अभी हमें मनोज ने बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई द रिलेशन a to the power k plus 1 equal to a for some positive integer k is periodic matrix. The period of matrix is least value of k for which this holds true. ओके, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए पीरियड हो जाएगा 1, बिकॉज उसके लिए a स्क्वायर इक्वल टू a. एंड उसके बाद आपको बोला ये कि फॉर ऑल ग्रेटर देन n इक्वल टू 2 इट इज सेटिस्फाइंग. नीलपोटेंट मैट्रिक्स a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m minus 1 इज नॉट इक्वल टू, जो हर्षा ने याद दिलाया. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स a स्क्वायर इक्वल टू I, राइट. इफ मैट्रिक्स इज said to be involutory एंड उसमें a और a इनवर्स दोनों सेम हो जाएंगे बिकॉज a into a इक्वल टू I, तो वो भी हमने देख लिया है. फिर a and b are square matrices of some order and ab equal to ba, that means वो commutative है. तो a plus b whole to the power n यहाँ पे अप्लाई की गई है आपकी बाइनोमियल थ्योरम. ओके, हाँ हाँ यस अभिषेक. फॉर आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट के लिए ये रहा. आइडेम्पोटेंट के लिए आपका a स्क्वायर a होना चाहिए एंड स्क्वायर के बाद के आप जितने भी पावर कर रहे हो a क्यूब a टू द पावर 4 a टू द पावर 5 वो सारे के सारे a ही होंगे फिर, राइट. मतलब a स्क्वायर के बाद सारे उसके मल्टीप्लिकेशन आपको a मिलेंगे. a टू द पावर n इक्वल टू a क्यूब a टू द पावर 4 a टू द पावर 5.
क्लियर। एंड उसके लिए ए इनवर्स भी हो जाएगा ए, एंड उसका डिटर्मिनेंट हो सकता है इधर 0 या 1। राइट, चलो तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ m by n, देन ए ट्रांसपोज और ए डैश, राइट ट्रांसपोज तो हमें पता ही वो हो चुका है। प्रॉपर्टीज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज, हाँ ये भी हमें पता है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n n n plus 1/2, ये नॉन जीरो वाला हो गया। और डिस्टिंक्ट एंट्रीज हमने ये देखा था, डिस्टिंक्ट एंट्रीज देखा था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो अब भी हम देख चुके हैं पूरा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हम देख चुके हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाँ दिस इज न्यू। The sum of two symmetric matrix is symmetric and the sum of two skew symmetric matrix is skew symmetric. So this is new. And A and B are symmetric matrices, then AB plus BA is symmetric, AB minus BA is skew symmetric. This is new. Right? तो ये आप याद रख सकते हैं। Now, adjoint of a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें निकालना है एडजॉइंट, तो वो भी हम देख ही चुके हैं पूरा, इवन शॉर्टकट मेथड भी देख चुके हैं। सो दैट इज आल्सो नॉट अ बिग डील। ये प्रॉपर्टीज सारी हम देख चुके हैं। डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n - 1, ए टू द पावर n - 2 into a, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n - 1 होल स्क्वायर, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। ओके, इवन उसमें हमने एक ज्यादा भी देखी है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स ये हम जानते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी देख चुके हैं, ये भी हो गया है। हाँ ये नया है कि अगर a की कोई पावर है उसका आप इनवर्स निकाल रहे हो और a इनवर्स करके उसकी पावर कर रहे हो, बोथ आर सेम थिंग, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी, गॉस जॉर्डन मेथड, तो वो जो मेथड एक्जेक्टली हम कर रहे थे वो गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन दो मेथड है, बट वो नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, जिसमें हम इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। राइट, तो ये भी हम देख चुके हैं। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, it is consistent, determinant is not equal to 0 and it is not equal to 0, consistent, and ये सारी कंडीशन हम देख चुके हैं। yes that's it। तो ये था पूरा आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? कुछ ज्यादा ही देख लिया राइट? हाँ